नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज के इस वीडियो में अपन विसर्ग संधि पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। यदि आपने उस पॉइंटों को याद कर लिया तो शब्द देखते ही आप विसर्ग संधि को पहचान लेंगे। तो बिना समय गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है और उस विकार से जो नया शब्द बनेगा उसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है विसर्ग संधि? तो ध्यान रखना है, विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा। क्या होगा? स्वर या व्यंजन का मेल होगा और उस मेल से जो विकार से जो नया शब्द बनेगा वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना है आपको। कुछ पॉइंट के द्वारा मैं आपको विसर्ग संधि शानदार ढंग से कराने वाला हूं। तो विसर्ग संधि का पहला पॉइंट अपन लेते हैं। अच्छी तरह से इन पॉइंटों को याद रखें। पहला पॉइंट, सूत्र रूप में यदि विसर्ग से पहले, याद रखना है आपको, विसर्ग से पहले कौन सा वर्ण अ हो, विसर्ग से पहले अवर्ण हो और विसर्ग के बाद में भी, याद रखना, अभी बताऊंगा मैं कैसे। और विसर्ग के बाद भी क्या यदि अ अक्षर है तो दोनों में विकार उत्पन्न होकर वो आपका बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। तो याद रखना है आपको, सूत्र रूप में यदि विसर्ग से पहले अ है, ठीक है, फिर विसर्ग है और बाद में भी अ है, अवर्ण है, तो दोनों मिलकर ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ओ में। ओ मात्रा लग जाएगी। ये अच्छी तरह से सूत्र आपको याद करना है। अब आप कहोगे सर कैसे पहचानोंगे आप इन शब्दों को कि विसर्ग संधि है इसमें? तो कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। तो देखो, मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक से सारे उदाहरण लिए हैं जो आपकी परीक्षा में डिटो आएंगे। विश्वास रखें, उन उदाहरण को अच्छी तरह से आप याद कर लें। जैसे पहला उदाहरण या पहला वाक्य जो मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया है, मन प्लस अविराम शब्द आएगा आपके, मन ये विसर्ग प्लस अविराम, क्या आएगा? अविराम। अब देखो, अपना जो पहला सूत्र है, मैंने कहा विसर्ग से पहले अ आएगा और विसर्ग के बाद में भी अ आ रहा है, ठीक है, और दोनों मिलके ओ बन जाएंगे, वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब देखो, जैसे मन या अ है और ये अ है, अब इससे वाक्य दोनों में जब मेल होगा, योग होगा, तो विकार से जो नया शब्द बनेगा वो आपका हो जाएगा मनो, और फिर आपको विराम लगा देना है, मनोविराम शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनोविराम शब्द। यदि आपसे पूछा जाए मनोविराम शब्द में कौन सी संधि है, तो वो विसर्ग संधि है। आपको अनुमान लगाना है। मन प्लस अविराम शब्द है। यदि आपसे विच्छेद पूछा जाए तो इसका विच्छेद कर सकते हो। ठीक है, एक शब्द और देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सूत्र नंबर अपना पहला अच्छी तरह से याद करना इसी प्रकार से, ताकि दोनों टाइप से यदि आपसे परीक्षा में पूछे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण, और इन उदाहरण को अच्छी तरह से याद कर लेना। यश प्लस अभिलाषा शब्द आ जाता है, यश प्लस अभिलाषा। अब क्या होता है, मैंने कहा था विसर्ग से पहले भी अ आ रहा है और विसर्ग के बाद में भी अ आ रहा है, तो पहले सूत्र में वो ओ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यश। अब अ और अ दोनों मिलके ओ हो रहा है विकार से, तो यशो बिलासा आपको लगा देना है। यशो बिलासा शब्द बन जाएगा। अब आपसे पूछेगा यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है, तो आपका आंसर होना चाहिए विसर्ग संधि। और यदि आपको विच्छेद पूछ लिया जाए
तो इसी प्रकार से आपको देना है अ मिलके ओ हो रहा है विकार से, ठीक है। यहां पर विसर्ग संधि है। एक उदाहरण और देखिए, जैसे मन प्लस अनुकूल, मन प्लस अनुकूल शब्द, अपना सूत्र सटीक बैठ रहा है, अ और अ मिलके ओ बनना है, ठीक है। तो फिर यहां से ये अ हटा देंगे और ओ लिख देंगे, तो म नो नु कुल क्या शब्द हो जाएगा? मनोनुकूल। आपसे पूछा जाए मनोनुकूल शब्द में कौन सी संधि है, तो वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपका पहला सूत्र। वापस एक बार देखिए, विसर्ग संधि में क्या है, ठीक है। विसर्ग से पहले अ आएगा और विसर्ग के बाद में भी अ आएगा, तो वो ओ में विकार रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वहां विसर्ग संधि होती है। और इन उदाहरण को मोस्ट मानते हुए आप जरूर याद कर लें, आपको परीक्षा में इसमें से जरूर विसर्ग संधि का एक उदाहरण मिल सकता है, क्योंकि ये मैंने सारी एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली देखिए आप, एक सूत्र तो ये ओ वाला हो गया, एक ओ वाला और है, उसको देखते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए आप ध्यान से, अपन चर्चा कर रहे हैं विसर्ग संधि में। किसके लिए चर्चा कर रहे हैं? विसर्ग संधि पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और मैंने बताया है विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद में यदि स्वर या व्यंजन जिसमें मिलता है, स्वर या व्यंजन का योग होता है और विकार से जो शब्द प्राप्त होगा वो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको पहला बता दिया है, एक बार वापस देखते हैं, यहीं पे याद हो जाए। सूत्र रूप में मैंने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियमों को याद कर ले। पहला मैंने आपको अच्छी तरह से कहा है, क्या कहा है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग हो, फिर उसके बाद में भी अ हो, तो जो नया शब्द बनेगा वो विसर्ग संधि का होगा और वो विकार से ओ रूप में आएगा। दूसरा सूत्र देखिए आप, दूसरा सूत्र क्या है, विसर्ग से पहले अ, इसे याद रखें, विसर्ग से पहले क्या है, अ अक्षर हो, विसर्ग से पहले अ अक्षर हो और बाद में विसर्ग के बाद में क्या, तीसरा चौथा या पर या य र ल व हो, तो क्या होगा, तो भी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम नंबर 2 ओ का ही है, ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, कौन सा वर्ण होगा, तीसरा चौथा या य र ल व हो, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। शॉर्ट रूप में आप देख लीजिए, सूत्र क्या है, पहला अ आएगा, फिर विसर्ग आएगा, फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, या ये भी नहीं आके यदि य र ल व में से कोई आ जाता है, य र ल व में से, तो आपका जो विसर्ग है वो ओ में पहले सूत्र की तरह परिवर्तित हो जाएगा। इसे भी आपको इसके साथ साथ याद रखना है, ओ वाला विसर्ग संधि का, ठीक है। पहले में क्या था, अ और अ हो तो ओ में परिवर्तित होगा, ध्यान रखना है। दूसरे में क्या था, विसर्ग से पहले तो अ हो, लेकिन विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या य र ल व हो, तो भी ओ में परिवर्तित होता है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो उसको एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कैसे कि जैसे, तो एनसीईआरटी के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तप प्लस वन शब्द आ गया और आपसे पूछा जाए इसका शब्द बनाइए, तो हो जाएगा, मैंने कहा अ है ये, और इसके बाद में य र ल व में से ये व है, ठीक है। तो वो ओ में विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द हो जाएगा तपोवन। क्या हो जाएगा, तपोवन। तो आपसे पूछा जाए तपोवन शब्द में कौन सी संधि है,
तो आपकी वो हो जाएगी विसर्ग संधि। इसे याद रखें, सूत्र ये दो अच्छी तरह से याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? एक तो अ मिलके ओ के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, दूसरे अ के बाद में तीसरा चौथा ये यर ल व हो तो भी विसर्ग ओ में परिवर्तित होता है। इसे आप ध्यान रखना। एक दो उदाहरण और देख लीजिए जो एनसीईआरटी की पुस्तक से मैंने लिए हैं। जैसे अद, ये अधिकतर पूछे जाते हैं, इन उदाहरण को अच्छी तरह से देख के। अद प्लस गामी, ये शब्द पूछे जाते हैं कई बार। अद प्लस गामी, ये विसर्ग से पहले अ है, लेकिन विसर्ग के बाद में क्या है? विसर्ग के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण है। ये आ गया तीसरा वर्ण क ख ग। आप देखोगे जो क वाला वर्ग है उसमें क ख ग, तो मैंने यही कहा है तीसरा या चौथा वर्ण हो तो भी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा और वहां पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो अद प्लस गामी तीसरा वर्ण आया हुआ है, तो यहां पर ये जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अधोगामी। क्या हो जाएगा? अधोगामी शब्द बन जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए अधोगामी में कौन सी संधि है, तो वो आपकी विसर्ग संधि होगी। और यदि आपसे इसका विच्छेद पूछ लिया जाए तो अधः प्लस गामी लिखना है। और आपको ध्यान रखना है ओ सर के जो दोनों सूत्र बताए थे उस सूत्र के हिसाब से आ रहे हैं, तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, एक दो उदाहरण और देख लीजिए ताकि समझ में आ जाएगा। जैसे वय प्लस वृद्ध, ये कई बार आता है वय वृद्ध। अब देखो इससे नया शब्द विकार उत्पन्न होने से जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा आपका, ये व आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वयोवृत्त। क्या हो जाएगा? वयोवृत्त। आपसे पूछा जाएगा वयोवृत्त में कौन सी संधि है, तो वो आपकी विसर्ग संधि होगी। नियम अच्छी तरह से याद कर ले। आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ आगे लगा दीजिए, बिल्कुल सटीक है। और मैंने सारे एनसीईआरटी की पुस्तक से ये लिए हैं ताकि आपको डिटो मिल जाए। अब जैसे शब्द आ गया मन प्लस विज्ञान, मन प्लस विज्ञान। अब देखो विसर्ग से पहले अ है, मेरा सूत्र यही है, और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा या य र ल व, ये व आया हुआ है य र ल व, तो क्या होगा? विसर्ग ओ में ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लीजिए मन प्लस विज्ञान, तो आपका हो जाएगा मनोविज्ञान। और आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, तो आपकी वो हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, इसे ध्यान रखें। विसर्ग के इसी टाइप से आपको उदाहरण परीक्षा में पूछेगा और संधि देगा। मैं दोनों तरह से आपको बता रहा हूं। यदि आपसे विच्छेद पूछ ले तो कैसे करना है, सूत्र को ध्यान में रखते हुए, और शब्द पूछ ले तो शब्द से सीधा आपको विसर्ग संधि बताना। एक उदाहरण और देखिए, एक उदाहरण अंततः, ठीक है, गत्वा, ये शब्द आ गया। जैसे अब ये जो अ है उसके बाद में य र ल व में से नहीं, ये तीसरा चौथा तीसरा वर्ण है क ख ग, तो ये क्या हो जाएगा? आप शब्द बना दोगे अंततो गत्वा। अब शब्द पूछेगा आपको अंतो गत्वा में कौन सी संधि है, तो वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये दो सूत्र आपने अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे, तो नोट कर लेना। एक ट्रिक्स के द्वारा ध्यान रखना क्या है, इसको वापस एक बार देख लो। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ हो, तो वो आपकी विकार रूप में ओ बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, विसर्ग से पहले अ हो लेकिन विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या य र ल व, ये याद रखना है, य र ल व हो तो भी आपका क्या हो जाएगा? इन दोनों में ओ बन जाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला तीसरा, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद में
अ के अलावा, ये याद रखना है, तीसरे में विसर्ग के बाद अ के अलावा अन्य स्वर, अ नहीं होगा, अब होगा अन्य स्वर हो, या दूसरा क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह हो, तो क्या होगा, तो विसर्ग के स्थान पर र आ जाएगा रैप रूप में। किस में आएगा, रैप रूप में र, जिसे हलंत लगा हुआ र कहते हैं, आधा र कह सकते हैं, र व्यंजन आ जाएगा। कब आएगा, यदि विसर्ग के बाद में, बाद का कह रहा हूं मैं, पहले नहीं, विसर्ग के बाद में अ के अलावा अन्य कोई स्वर हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व और ये ह और जुड़ गया इसमें हो, तो क्या होगा, विसर्ग र में बदल जाएगा रैप रूप में। कैसे, तो इसे सूत्र रूप में थोड़ा सा देख लीजिए। यदि विसर्ग के बाद में, यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अ के अलावा, अ नहीं आएगा, ध्यान रखना है, अ के अलावा कोई अन्य स्वर, अ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, ये ध्यान रखना है, अ के अलावा अन्य स्वर, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व और एक और वर्ण जुड़ रहा है ह हो, तो क्या होगा, विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, यहां से भी कई बार परीक्षा में उदाहरण सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छी तरह से नोट कर ले आप। जैसे उदाहरण ले लेते हैं अपन एनसीईआरटी से, आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद। अब अच्छी तरह से देखो, मैंने कहा था विसर्ग के बाद में अ के अलावा अन्य स्वर, विसर्ग से पहले कुछ भी हो अपन को ध्यान नहीं रखना है, विसर्ग के बाद में अ के अलावा अन्य स्वर हो, या य र ल व ह हो, तीसरा चौथा पांचवा हो, तो विसर्ग र में बदल जाएगा। तो देखो ये कैसे बनेगा, यहां व आया हुआ है, तो आयु, अब वेग के ऊपर ये र लगा दीजिए रैप रूप में, तो ये हो जाएगा आपका आयुर्वेद शब्द आएगा। आयुर्वेद में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है, आयुर्वेद में विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला उदाहरण देखिए, जैसे ज्योति प्लस मय शब्द आदि आ गया, ज्योति प्लस मय। अब इससे देखो कौन सा शब्द बनेगा, ये म आया हुआ है, य र ल व, और तीसरा चौथा पांचवा, जैसे ये म कैसे आया है, प फ ब भ और म, ये आता है म, तो ये पांचवा वर्ण है म। तो मैंने यही कहा है, विसर्ग के बाद अ आए या कोई अन्य, अ को छोड़कर, अ नहीं आएगा, अन्य स्वर या तीसरा चौथा पांचवा में से कोई वर्ण आ जाए, या य र ल व आ जाए, तो विसर्ग रैप रूप में परिवर्तित हो जाएगा, विकार से नए शब्द की प्राप्ति होगा। ये ऊपर लग गया, आयुर्वेद में कौन सी है, तो विसर्ग संधि है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग रैप रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका शब्द बन जाएगा ज्योतिर्मय। क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय। आपसे पूछा जाएगा ज्योतिर्मय में कौन सी संधि है, तो वो विसर्ग संधि है। सूत्र आप अच्छी तरह से जरूर नोट करें। 3 सूत्र अभी तक बताए हैं, 2 और बताऊंगा। विसर्ग संधि 5 सूत्र में शानदार हो जाएगी। एक और उदाहरण देखिए, जैसे धनु, ये भी पूछा जाता है, धनु प्लस धारी, धनु प्लस धारी। तो देखिए विसर्ग से पहले क्या है, अपन को ध्यान नहीं रखना है। विसर्ग के बाद में या तो विसर्ग के अलावा कोई अ के अलावा अन्य स्वर हो, या तीसरा चौथा पांचवा हो, या य र ल व हो, तो विसर्ग रैप रूप में र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ध आया हुआ है, तो आप देखोगे त थ द और ये ध कौन सा है, चौथा। मैंने कहा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, तो यहां पर आया हुआ है, याद रखना आपको। तो क्या हो जाएगा, धनुर्धारी, र रैप रूप में रख जाएगा, तो आपका हो जाएगा धनुर्धारी। अब आपसे पूछेगा धनुर्धारी शब्द में
कौन सी संधि है, तो आपका उत्तर होना चाहिए विसर्ग संधि है। अच्छी तरह से नोट करें, सूत्र को याद कर ले, आपके विसर्ग संधि के इसी में से पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी की पुस्तक ले रखी मैंने और वहां से आपको उदाहरण करा रहा हूं, ठीक है। एक और देखिए, चतु प्लस दिश। अब ये देखिए चतु प्लस दिश, ठीक है। अब ये द आया हुआ, त थ द, ये तीसरा वर्ण आया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चतु, ये र इसमें लग जाएगा, चतुर्दिश हो जाएगा। तो चतुर्दिश में कौन सी है, विसर्ग संधि। एक उदाहरण और देखिए, आशी, ये भी कई बार पूछा जाता है, आशी प्लस वचन, वचन, ठीक है। अब देखो विसर्ग से पहले क्या है, अपन को ध्यान नहीं रखना। विसर्ग के बाद में यदि य र ल व तीसरा या चौथा या अ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो विसर्ग हमेशा रेप रूप में र में परिवर्तित होगा, तो आशीर वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशीर वचन, क्या हो जाएगा, आशीर वचन शब्द हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, 3 सूत्र मैंने बताए हैं, उन्हें अच्छी तरह से देख ले आप। अपन चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो में विसर्ग संधि पर। किस पर चर्चा कर रहे हैं, विसर्ग संधि पर चर्चा कर रहे हैं। और विसर्ग संधि को मैं शानदार 5 सूत्र द्वारा करा रहा हूं। चौथा सूत्र देखो, 3 बता दिए थे, मैंने कहा 5 सूत्र बताऊंगा, विसर्ग संधि शानदार ढंग से करा दूंगा। अब क्या आपको ध्यान रखना है, 5वें में यदि विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले 2 वर्ण आपको दिख जाए, कौन सा, ई या उ। विसर्ग से पहले ई या उ हो, स्वर हो, ये ध्यान रखना है, स्वर हो। और बाद में, विसर्ग के बाद में 3-4 अक्षर ध्यान रखना है, क ख प फ। क्या याद रखना है, क ख और प फ, ये याद रखना है। इसमें से कोई हो, विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो और विसर्ग के बाद में क ख प फ हो, तो क्या होगा, विसर्ग होगा मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण जो हिंदी में होता है श में बदल जाएगा। क्या होगा, श में बदल जाएगा, विकार रूप में आएगा। कैसे आएगा, ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, सूत्र रूप में थोड़ा सा इसको देख लीजिए चौथा, और इसे याद रखना है। यहां से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक दोस्तों मैं आपको कहना चाहता था कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल हिंदी और हिंदी साहित्य के लिए शानदार अध्ययन की मैं गारंटी लेता हूं, सर्वोत्तम कराऊंगा आपको। साथ में यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आईजी हिंदी एकेडमी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आईजी हिंदी एकेडमी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जरूर जुड़ जाए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हिंदी और हिंदी साहित्य में सर्वोत्तम देने का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। अब सूत्र रूप में देख लीजिए, चौथे का उदाहरण कैसे आपको याद रखना है, विसर्ग से पहले ई या उ हो, याद रखना है, फिर बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में यदि क ख और प और फ, ये वर्ण याद रखना है, ये वर्ण हो तो क्या होगा, विसर्ग मूर्धन्य वर्ण श में बदल जाएगा। मूर्धन्य जो मूर्धा से बोला जाता है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, हमारे समझ में नहीं आया, तो अभी मैं आपको अच्छी तरह से उदाहरण देके समझा देता हूं। जैसे आवी विसर्ग प्लस कार, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने कहा था विसर्ग से पहले ई या उ वर्ण हो, तो ये आ गया ई लगी हुई मात्रा ई वर्ण, ठीक है, हो गया, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। और मैंने यही कहा छोटी ई या छोटा उ, ध्यान रखना है, ये वर्ण है। और विसर्ग के बाद में क ख प फ ब में से ये क आया हुआ है, तो क्या होगा, मैंने कहा था विसर्ग है ये मूर्धन्य श में बदल जाएगा। अब ये स हलंत लगा हुआ है तो आधा ही लिखना है आपको, तो आपका शब्द हो जाएगा आवी मूर्धन्य आधा श और फिर पीछे वाला अक्षर
आविष्कार आप लिख दोगे तो आविष्कार शब्द हो जाएगा। आपसे पूछा जाए आविष्कार शब्द में कौन सी संधि है, तो आपका आंसर होना चाहिए विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि। और यदि आपसे इसका विग्रह पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको आवी लिखना है, फिर विसर्ग कर देना है और फिर बीच वाला ये जो मूर्धन्य स हटा देना है, क्योंकि ये विसर्ग की जगह आया था। फिर बाद का अक्षर लिख दोगे तो आपका विग्रह सही हो जाएगा। यहां से प्रश्न बनता है। अगला उदाहरण और देखिए एक, जैसे बही पलशकार, ये भी आता है। अब जो विकार से नया शब्द बनेगा वो आपका हो जाएगा बहिष्कार। क्या हो जाएगा? बहिष्कार। ठीक है। एक और देखिए, जैसे चतु, ये अच्छी तरह से आप उदाहरण याद कर दे। चतु प्लस पत। अब देखो मैंने कहा था विसर्ग से पहले ये छोटे ऊ की मात्रा आ गई, विसर्ग से पहले ये छोटे ऊ की मात्रा आ गई और विसर्ग के बाद में ये प, मैंने कहा क ख प या फ आ जाए तो जो विसर्ग है वो मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका चतुष्पथ। आपसे पूछा जाएगा चतुष्पथ शब्द में कौन सी संधि है, तो आपकी वो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला एक और उदाहरण देखिए, इंपॉर्टेंट उदाहरण जो परीक्षा में पूछा जाता है वो देखिए, चतु प्लस पाद। ठीक है। तो इससे शब्द बन जाएगा, आप बना दोगे प वाला ही है तो ये हो जाएगा आपका चतुष्पाद। ठीक है। ये विसर्ग संधि का अच्छा उदाहरण है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको 4 सूत्र बता दिए हैं, उसमें विसर्ग संधि का आपका परीक्षा में अवश्य मिलेगा, चाहे रिट के विद्यार्थी हो या अन्य कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। विसर्ग से पहले क्या होगा? विसर्ग से पहले याद रखना है आपको, विसर्ग से पहले अ या आ होगा। ठीक है। और उसके बाद में विसर्ग के बाद में त या दंत्य वर्ण होता है श। याद रखना है ये दंत्य श हो तो क्या हो जाएगा? तो विसर्ग भी इस दंत्य श में परिवर्तित हो जाएगा। सीधा सा उदाहरण है, सूत्र रूप में 5वां देख लीजिए। आपने यदि इन उदाहरणों को अच्छी तरह से देख लिया तो आपकी विसर्ग संधि शानदार हो जाएगी। तो देखिए अच्छी तरह से, मैं कह रहा हूं विसर्ग से पहले अ या आ हो, उसके बाद में विसर्ग हो और फिर उसके बाद में त हो या दंत्य स हो, तो क्या होगा? ये जो विसर्ग है वो दंत्य श में बदल जाएगा। बस विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में त या स हो तो विसर्ग दंत्य श में बदल जाता है। कैसे? तो उसको उदाहरण द्वारा आपको अभी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। यहां से आपको विसर्ग संधि में से प्रश्न बनेंगे, बाकी दूसरे पॉइंटों से बढ़ने के कोई चांस नहीं है। तो देखो अच्छी तरह से देखो, नम प्लस ते क्या हो गया? मैंने कहा था ये अ आया हुआ है, विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में त या श हो तो विसर्ग है वो दंत्य श में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छी तरह से नोट कर ले इसको। ठीक है। तो शब्द बन जाएगा नम, विसर्ग को दंत्य श में बदल दिया, श हलंत लगा हुआ आधा था तो आधा रखा आपने और फिर इसमें ते मिला दिया तो आपका शब्द बन गया नमस्ते। क्या बन गया? नमस्ते। आपसे पूछा जाए नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है तो आपका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। एक और देखिए, मना, ये भी कई बार पूछा जाता है ताप। बस मैंने वही उदाहरण लिए जो एनसीईआरटी के है, ज्यादा डीपली जाने का काम नहीं। आपको संधि में ज्यादा से ज्यादा स्वर संधि में से पूछ सकता है या व्यंजन संधि में से पूछेगा। मैंने पूर्व के वीडियो में व्यंजन संधि को शानदार ढंग से कराया है। और विसर्ग में जाएगा तो सीधा सीधा वो पूछेगा, ज्यादा डीपली नहीं जाएगा। तो अच्छी तरह से इन नियमों को आप याद कर ले।
विसर्ग संधि आपकी शानदार हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मन प्लस ताप, विसर्ग से पहले अ है, ठीक है, और उसके बाद में त है, तो जो विसर्ग है वो दंत्य श में बदल जाएगा। तो आपको कर देना है मन, फिर विसर्ग को दंत्य श में बदल दिया, ठीक है, फिर लिख देना है ताप, मनस्ताप। क्या हो जाएगा? मनस्ताप हो जाएगा। फिर एक और शब्द जो कई बार आता है, पूर्व प्लस सर, पूर्व प्लस सर, तो क्या हो जाएगा? पूर्व लिख दिया और विसर्ग को यहाँ स है, मैंने कहा त या स हो तो दंत्य श में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? पूर्व लिख के विसर्ग को श में बदल के सर लिख दिया, पूर्व सर। ये शब्द सही है, अच्छी तरह से नोट कर ले, यहाँ से आपको जरूर पूछ सकता है। तो दोस्तों ये थे विसर्ग संधि के 5 सूत्र। इसे यदि आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो विसर्ग संधि आपकी शानदार हो गई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर जरूर जुड़ जाएंगे। मैं हिंदी या हिंदी साहित्य को शानदार ढंग से कराने वाला हूँ। नमस्कार साथियों।